My dear viewers, welcome to my channel All Students Study। आज की इस वीडियो में हम आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है इसका अध्ययन आप करेंगे। इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये आपके 9th 8th 10th 11th के लिए ही नहीं बल्कि हाई लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं टेट सीटेट, इन सब एग्ज़ामों में आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने सेट बना रखा है ये सब प्रश्न कई बार उस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न को पुनः एक वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, सुने। पहले तो व्याकरण और भाषा पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। व्याकरण शब्द जो हमारा है, ये व्याकरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी प्लस आकरण, जिसमें मैं आपको ये बताता चलता हूँ वी प्लस आकरण ये यण संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक लेटर क्या है, कटा हुआ है। आपको मैंने एड संधि की पहचान बताई है। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो ज़रा हमारे इसी चैनल पर इस वीडियो को सर्च करके देख लेंगे। यण संधि तो उसमें बताया गया है कटा हुआ अक्षर यण संधि का पहचान होता है, आप भी याद रखेंगे। ऐसे ही जैसे आप अपने नाम को, अपने माता पिता के, गांव के, जिले को, थाने को, हर चीज़ याद रखते हो, तो ऐसे यण संधि को भी याद रखोगे, कटा हुआ अक्षर। ठीक, तो ये व्याकरण यण संधि का एग्जाम्पल है। विधन आकरण, विशेष आकलन ही व्याकरण है। किसी भाषा का विशेष जानकारी, शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आदि का ज्ञान जहाँ से हो जाए वही व्याकरण है। ठीक, भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है, ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो समझ में आ गया होगा भाषा और व्याकरण। हमारे आपके सामने एक हेडिंग दिख रहा है, ध्वनि परिचय। ध्वनि परिचय क्या है? सबसे पहला चीज ये, ध्वनि आप सब जरूर हमेशा निकालते हैं, मैं खुद ध्वनि के माध्यम से आपको टीच कर रहा हूँ। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। विज्ञान के दृष्टि से ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, बट यहाँ ध्वनि के बारे में हम लोग सुनेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो ध्वनि होती है। ठीक है ना? इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम ध्वनि कहते हैं। इसकी एक अन्य डिफिनेशन और है, जरा ध्यान से देखें कि ध्वनि जो होती है ये ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक ना? और आगे देखेंगे कि ध्वनि का मतलब क्या है। ऐसे भी आप बता सकते हैं भाषा का मूल रूप भी ध्वनि कहलाता है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही है। अगला आपका है, देखिए अपने स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, मूल ध्वनि। मूल ध्वनि क्या है आप ध्यान देंगे। हम जो भाषा बोलते हैं उसमें छोटी बड़ी अनेक ध्वनियाँ होती हैं, परंतु जो उसमें सबसे छोटी ध्वनि होती है उसी को हम मूल ध्वनि की संज्ञा देते हैं। जो सबसे छोटी ध्वनि होगी उसे हम मूल ध्वनि की संज्ञा देंगे, मूल ध्वनि कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन के पहले एक नोट कर दिया है कि मूल ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। आपसे पूछा भी जा सकता है कौन सी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो आप कहेंगे मूल ध्वनि। या वो कौन सी ध्वनि है जो खंडित नहीं होती, अखंड होती है, उसका भी नाम क्या है, मूल ध्वनि। इस नोट को आप तैयार रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विच्छेद करने की एक विधि। वर्ण विच्छेद करना भी बच्चों को टफ लगता है। वर्ण विच्छेद हम लोग कैसे करते हैं देखेंगे। वर्ण विच्छेद मान लीजिए वर्णों को अलग अलग कैसे करेंगे। एक शब्द हम लेते हैं दीपावली, ले लीजिए। दीपावली का वर्ण विच्छेद आप कैसे करेंगे इसे समझिए। जैसे आप देखिए अक्षरों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण मीन्स क्या होता है, अक्षर।
आपसे ये पूछा भी जा सकता है वर्ण क्या है, आप कहेंगे वर्ण अक्षर है। अब देखिए वर्ण का मतलब अक्षर होता है। अब दीपावली हम अलग अलग वर्ण करेंगे। पहला काम ये सुन लीजिए, जो मात्राएं लगती हैं, जैसे आपका दीपावली में पहले द में हलंत हलंत लगाते हैं तो स्वर अलग होता है। तो द में कौन मात्रा है, बड़ी ई, तो गया द प्लस बड़ी ई, दी प्लस प में आ है तो प को अलग कर लेंगे, हलंत प्लस आ प्लस व पे हलंत, जहाँ कोई मात्रा नहीं वहाँ ए। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है वह कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो आप कहेंगे वह स्वर क्या है, आ है, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब इसके बाद ली है तो ल के नीचे हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा तो बड़ी ई। ये आपका पूरा हो गया वर्ण विच्छेद, ध्यान से देख लीजिए। अगला आपका है वर्ण विच्छेद में, जैसे मैं यहाँ एक शब्द लेता हूँ सोपान, तो सोपान का कैसे करेंगे, स के नीचे हलंत, ओ की मात्रा है तो प्लस ओ, उसके बाद है पा है तो पा में आ है तो आ को अलग कर दीजिए, प्लस न में अ है, कोई मात्रा नहीं तो यहाँ स्वर अ मिला हुआ है, क्योंकि न का प्रोनाउंसिएशन करना है तो न में अ हमको बोलना पड़ता है, इसलिए सोपान इसका पूर्ण हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। ऐसे आप बहुत से शब्दों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ण विच्छेद ले लीजिए, आपका हो जाए स्वागत, क्या हो जाए, स्वागत। कटा हुआ अक्षर का थोड़ा समय बता देता हूँ। स्वागत में स आधा है तो हलंत के बाद इसमें कोई स्वर नहीं आना है। अब इसके बाद वह आना है, वह के नीचे हलंत आ आना है, प्लस ग में अ है तो ग के नीचे हलंत प्लस अ, प्लस त के नीचे हलंत प्लस अ, तो ये हो गया स्वागत। ठीक, इस प्रकार से आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो दीपावली का आपने कर लिया, संस्था का आप खुद करेंगे। अब भाषा के रूप, प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है भाषा के कितने रूप होते हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं ना, भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, एक लिखित भाषा, दूसरी मौखिक भाषा। तीसरी जो आपका है वो भाषा का ही एक अपर रूप है, सांकेतिक भाषा। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। भाषा के मुख्यतः 2 ही रूप होते हैं, लेकिन कुल रूप की संख्या 3 मानी जाती है। लेकिन हम वर्णन में फेमस जो शब्द है, जो प्रश्न है, वो है 2 रूप। मुख्यतः भाषा के कितने रूप, 2 रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा को थोड़ा समझ लीजिए। जब हम अपने भाव या विचार का आदान प्रदान लिख करके करते हैं तो उस भाषा को लिखित भाषा की संज्ञा दी जाती है, और जब हम अपने भाव या विचार को मौखिक यानी बोल करके समझाते हैं, बोल कर आदान प्रदान करते हैं, तो ये मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे आप किसी के पास पत्र भेजेंगे तो वहाँ लिखित भाषा का ही प्रयोग करेंगे। किसी को आप कुछ समझा रहे हैं अपने सामने या कुछ बता रहे हैं तो वहाँ मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना है। आगे देखिए, जा चुका है एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वो है क्या, वो है मूल ध्वनियों के चिन्ह को क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर मूल ध्वनियों के चिन्ह को वर्ण कहते हैं, मूल ध्वनियों के चिन्ह को वर्ण कहते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। हिंदी में कुल कितने ध्वनियाँ होती हैं, हिंदी में कुल जो ध्वनियाँ होती वो 48 होती हैं। कुल ध्वनियाँ कितनी होती हैं, 48 होती हैं। 48 ध्वनियाँ, नोट है ये 48 ध्वनियाँ। क्वेश्चन है लिपि क्या है, लिपि क्या है आप सुन लीजिए। लिपि जो होती है भाषा के लिखने की एक ढंग होती है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखना है तो जिस ढंग से लिखेंगे वो उस भाषा की लिपि होती है। हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हमारी भाषा का लिपि का क्या नाम है, तो बच्चे गलत लिख बैठते हैं। जो याद किए हैं उनको तो ठीक है, जो नहीं याद किए हैं वो सुन लें। हमारी भाषा का जो लिपि है वो देवनागरी है।
हम कुछ भाषाओं का यहाँ नाम दिए हैं और उसके लिपि को देना है। अब देखिए प्रश्न है, एक नोट मैंने बनाया, लिपि का उपनाम। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लिपि का दूसरा नाम क्या है या लिपि का उपनाम बताइए, तो आप कहेंगे लिपि का उपनाम क्या है, लिखावट है। ठीक, तो हिंदी भाषा के लिपि का नाम लिखना है। यहाँ पर हिंदी भाषा के लिपि का नाम हम आपको बता चुके हैं कि ये देवनागरी होता है। क्या होता है, देवनागरी। और संस्कृत भाषा का भी लिपि देवनागरी ही है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है वो रोमन है। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला ये है, वर्णमाला क्या है। सुन लीजिए, वर्णमाला, माला तो आप सब इस देखें दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। तो आपने वर्ण और माला का, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, माला का अर्थ होता है समूह। आप माला देखे होंगे, मोतियों की माला, फूलों की माला। तो जिस चीज़ की माला होती है उसमें उसका अधिकांश चीज़ उसमें मतलब उसकी अधिकता होती है, वो अधिक से अधिक उसमें शामिल होता है। अगर फूलों की माला है तो उसमें फूलों की अधिकता होगी। अगर मोतियों की माला है तो मोती की अधिकता होगी। लेकिन यहाँ वर्ण की माला है तो यानी अक्षरों की अधिकता होगी। तो हमारे जो अक्षर होते हैं बिड़ंगे टाइप से नहीं जुड़े होते हैं, उनको एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आ के बाद जो है ए आएगा, ख के बाद ग, आपका ख के बाद घ आ जाए, ख के बाद क आ जाए, ऐसा कोई क्रम नहीं। एक क्रम है, ख के बाद ग तब घ, क के बाद ख, इनका एक निश्चित क्रम है। तो इसलिए बताया गया कि जो हमारे आंसर आए कि वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनकी क्रमबद्धता भी निश्चित है और इनके संख्या भी निश्चित है। हम वर्णमाला के भेद की चर्चा करें तो वर्णमाला के दो भेद, स्वर और व्यंजन। हमारे स्वर कितने जो होते हैं वो 11 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं। हमारे दो नए व्यंजन हैं, दो अयोगवाह हैं, इनकी चर्चा हम अगले क्वेश्चन में करेंगे बहुत ही डिटेल से। इस चैनल को देखने के लिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। और यदि वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दें प्लीज़, अधिक से अधिक शेयर करें। और आप हमारे चैनल को ऑल स्टूडेंट्स स्टडी लालचंद डाल करके चैनल को सर्च कर सकते हैं, तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाएगा। अब आपको पढ़ना है स्वर क्या है। देखिए स्वर, स्वर का मतलब स्वतंत्र, कोड़े आप ध्यान रखेंगे, स्वर का मतलब स्वतंत्र, जो अपने उच्चारण में स्वतंत्र हो, अर्थात किसी की मदद से ना बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। ठीक है ना। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो उन्हें स्वर कहते हैं। बहुत सी डिफिनेशन है, बस समझने का। मैंने क्या आपको कोड बताया, स्वर का मतलब स्वतंत्र, स्वर मीन्स स्वतंत्र। आइए व्यंजन, व्यंजन मीन्स बजा हुआ। व्यंजन का मतलब ये होता है जो बजा हुआ हो, अर्थात किसी से उसका जो है सहयोग, यानी किसी के मदद से उसका काम चले, वहाँ व्यंजन होता है। व्यंजन का मतलब ये होता है कि वो व्यथित हो, उसमें लिप्त हो, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक ना। ऐसे जो स्वर की सहायता से बोले जाए वो वर्ण हमारे व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक, आप आगे प्रश्न पढ़ेंगे, अयोगवाह क्या है, आपके नए व्यंजन क्या हैं। इसके बाद हमारे जो आगे आने वाले चीज़ें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, स्वर के वेद, व्यंजन के वेद, स्वर क्या व्यंजन के वेद, उनके प्रकार में उनकी डिफिनेशंस क्या हैं, ये सब आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब तैयारी बनाएं वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉच। ओके, धन्यवाद।